देखिए, कल हम जो बात कर रहे थे, तो हमारा कल एपिसोड 1 था बायोलॉजी का, जिसमें हम लोगों ने आपको बताया था कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं। उनके कुछ करैक्टर हमने आपको बताए थे। तो मेरा मानना ये है कि जो बच्चे हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, उन सबने उसको पसंद किया होगा। आज हम बायोलॉजी का वो इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिस पे बायोलॉजी डिपेंड होती है। सही है? जैसे आपको पता है कि बायोलॉजिकल वर्ल्ड में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर के और मैक्रो ऑर्गेनिज्म तक की स्टडी की जाती है, और उनको फिर अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। तो उस कैटेगरी में क्यों रखा गया? जैसे आज अगर हम अपने हिंदुस्तानी समाज की बात करें, हमारे भारत में जो लोग रहते हैं, तो हमने उनको भी कैटेगराइज कर रखा है। जी। तो इसी तरीके से हालांकि वो गलत है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये समझाऊंगा कि बायोलॉजी में जितने भी जीव जंतु होते हैं, उनको अलग अलग कैटेगरी में रखा गया। तो उस चीज को हम लोग क्लासिफिकेशन बोलते हैं। तो आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे। अब आप सभी बच्चे इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि अगर आपने इस चैप्टर को समझ लिया ठीक से, तो आपको बायोलॉजी के कंटेंट्स जो हैं वो समझ में आने लग जाएंगे कि क्यों हमने जीवों को अलग अलग कैटेगरी में रखा हुआ है, ताकि हम उनकी जो स्टडी है उसको इजीली पढ़ सकते हैं। ठीक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन, उस क्लासिफिकेशन में मैं आपको बता दूं कि हम लोग मतलब कह सकते हो कि नीट प्लस बीएससी नर्सिंग और जितने भी पैरामेडिकल जो कोर्सेज के एग्जाम्स होते हैं, जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, उसमें ये जो टॉपिक होता है, इसमें से कम 4 या 5 क्वेश्चन जो हैं वो हर साल बच्चों को पूछे जाते हैं। इसलिए इस चैप्टर को बड़ा ढंग से आपको करना है। और ये थोड़ा वीडियो, हम एक लॉन्ग वीडियो बनाएंगे, तो आपको मैं बता दूं कि इस वीडियो को ध्यान से पढ़ना, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हमारा जो टॉपिक आता है, वो मैं आपको बता दूं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा हिस्ट्री। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। देखिए, जो मानव सभ्यता की जब से शुरुआत हुई है, तो मनुष्य जो है उत्सुक रहा है कि हम लोग हमारा जो बायोलॉजिकल वर्ल्ड है, हम उसको कैसे ढंग से डिस्क्राइब कर सकें, ताकि हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उस चीज को हम लोग समझ सकें। तो इस चीज को लेकर के वैदिक काल से हम बात करते हैं। तो वैदिक पीरियड में मैं आपको बता दूं, इसको थोड़ा शॉर्ट टर्म आप समझ लीजिएगा, कि हमारे जो वेदों में एक चंदोग्य उपनिषद हुआ करता था। हम लोग उसको बोलते थे चंदोग्य उपनिषद। तो चंदोग्य उपनिषद, ये संस्कृत का वर्ड है। एक उपनिषद, जैसे वेद होते हैं उपनिषद, तो ये चंदोग उपनिषद था। तो चंदोग उपनिषद जिन ऋषि मुनियों द्वारा लिखा गया। तो ऋषि मुनियों ने क्या किया कि जो लिविंग वर्ल्ड था, उसको इन्होंने अलग अलग कैटेगराइज किया। तो इन्होंने इसकी 3 कैटेगरी यहाँ से डेवलप की। तो पहली कैटेगरी थी ओवी पेरस। ओवी पेरस, ओवी पेरस का मतलब होते थे, इनको कहा जाता था हिंदी में अंडायुज। अंडायुज का मतलब था अंडा देने वाले, अंडा देने वाले। दूसरा इन्होंने लिया विवी पेरस। विवी पेरस को संस्कृत वर्ड लिया गया जरायुज। जरायुज, जरायुज का मतलब होता था बच्चे देने वाले। तो मैं आपको बता दूं कि ओवी पेरस में उस समय के लोगों ने उन एनिमल्स को रखा जो कि अंडे देते थे, और विवी पेरस में उन्होंने उस एनिमल्स को रखा जो कि बच्चे देते थे। इसके बाद उन्होंने एक कैटेगरी और बना दी, और वो कैटेगरी थी माइन्यूट एनिमल्स। माइन्यूट एनिमल्स, ये माइन्यूट एनिमल्स वो थे जिनको आज की भाषा में हम लोग कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन्हें कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये वही एनिमल थे जिनको हमारे जो उपनिषद लिखने वाले जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने इसको माइन्यूट एनिमल के नाम से बोला था। उसके बाद एक ऋषि थे सुश्रुत, जिनका नाम था सुश्रुत। तो सुश्रुत, उनको फादर ऑफ इंडियन सर्जरी भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, फादर ऑफ इंडियन सर्जरी।
ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये नीट में कई बार क्वेश्चन आया है। सुश्रुत को फादर ऑफ इंडियन सर्जरी कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं, तो फादर ऑफ इंडियन सर्जरी जिनको कहा जाता है सुश्रुत को, इन्होंने पहली बार बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, जैसे आजकल जब सर्जरी करते हैं हम लोग, ऑपरेशन करते हैं, तो उसमें बहुत सारे स्टेनलेस स्टील के इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनसे पेशेंट की सर्जरी की जाती है। लेकिन उस समय पे स्टेनलेस स्टील के ये इंस्ट्रूमेंट नहीं होते थे, लेकिन इन्होंने फिर भी सर्जरी की स्टार्टिंग करी इंडिया के अंदर, और इनको फादर ऑफ इंडियन सर्जरी के उससे नवाजा गया। तो सुश्रुत जो थे, इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता, ये इनकी बुक का नाम था, जो आजकल बीएमएस में आयुर्वेद में पढ़ाई जाती है। तो इन्होंने एनिमल्स को दो कैटेगरी में बांटा था, या एनिमल या प्लांट्स को दो कैटेगरी में बांटा। एक थे मोबाइल, मोबाइल का मतलब, और एक थे इमोबाइल। यानी मोबाइल वो थे जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते थे, इनको हम लोग कह सकते हैं गतिशील। और ये जो थे, ये थे स्थिर। तो स्थिर और गतिशील, इन्होंने दो कैटेगरी में बांटा कि प्रकृति में दो तरह के कह सकते हो एनिमल्स पाए जाते हैं, दो तरह के लिविंग थिंग्स पाए जाते हैं, जिनको मोबाइल और स्थिर यानी इमोबाइल और मोबाइल कहा गया। ओके, अब तीसरे जो मेन उस समय थे, उनका नाम था हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस, देखिए, अब जो हिप्पोक्रेटस थे, आज जब हम मेडिकल साइंस में एमबीबीएस करते हैं या बीएमएस करते हैं, तो जब हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हिप्पोक्रेटस जो वैज्ञानिक हैं उनकी शपथ खिलाई जाती है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है नीट में और बीएससी नर्सिंग में, कि मेडिकल स्टूडेंट जब अपनी डिग्रियां कंप्लीट करते हैं तो उन्हें किसके नाम की शपथ खिलाई जाती है, तो उसको हम हिप्पोक्रेटस ओथ के नाम से जानते हैं। तो हिप्पोक्रेटस और एक इनके साथ में और साइंटिस्ट फिलोसोफर थे, जिनको आप अच्छी तरह से जानते हो, एरिस्टोटल। ये दोनों ही ग्रीक देश के रहने वाले थे, हिप्पोक्रेटस और एरिस्टोटल। तो इन्होंने क्या किया, एनिमल्स जो होते हैं, तो इन्होंने एनिमल्स को अलग अलग कैटेगरी में बांटा था उस समय पे। देखिए, ये सारी जो हमारी हिस्ट्री है, इससे हमें ये पता चलेगा कि जो मेन स्ट्रीम में आज जो क्लासिफिकेशन हो रहा है, तो उससे पहले हमारे जो और एंसेस्टर्स थे, उन्होंने किस तरह से बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन किया था। तो अब जो एनिमल्स थे, इन्होंने एनिमल की कुछ कैटेगरी बनाई। इन्होंने बोला कि इंसेक्ट्स, बर्ड्स, फिश, ये आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद वेल, वेल, अब का आप कहोगे फिश और वेल तो एक ही होती है, लेकिन वेल को फिश नहीं कहा जाता है, क्योंकि वेल जो होती है वो मेल में आती है, ये आपको पता होना चाहिए। वेल, वेल किस में आती है, मेमल्स के अंदर। तो इन्होंने इनकी चार कैटेगरी में डिवाइड किया, इंसेक्ट, बर्ड, फिश और वेल। अब देखिए आगे और भी धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे हम लोग हिस्ट्री में। तो आगे थे थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस, देखिए जो थियोफ्रेस्टस साइंटिस्ट थे, तो इनको फादर ऑफ बॉटनी भी कहा जाता है। एक चीज ध्यान रख के चलिएगा, फादर ऑफ बॉटनी। जैसे अरिस्टोटल को मैंने आपको बताया था उस दिन के, अरिस्टोटल को फादर ऑफ जूलॉजी या फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। और थियोफ्रेस्टस ने प्लांट्स को क्या किया था, इन्होंने प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किया, और प्लांट्स को इन्होंने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया। अब वो कैटेगरीज क्या थी वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहली कैटेगरी थी ट्रीज यानी पेड़, दूसरी कैटेगरी थी श्रब्स यानी झाड़ीदार छोटे पेड़ जो होते हैं, और दूसरी उसके बाद आई थी हमारी अंडर श्रब्स। अंडर श्रब्स वो होती थी जो छोटे झाड़ीदार पौधे होते हैं, और उसके बाद हर्ब्स। अब देखिए, इसके बाद इनका कुछ और योगदान भी रहा। वो योगदान क्या था कि इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था हिस्टोरिया प्लेंटेरम। तो इनकी जो बुक थी, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप अपने माइंड में डाल लीजिएगा, कई बार ये नीट में अटेम्प्ट हुआ है। इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिया प्लेंटेरम। इसके अलावा इनका और क्या योगदान रहा,
देखिए इनको फादर ऑफ बॉटनी तो कहा ही जाता है, इन्होंने यूज किया था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फर्स्ट टाइम। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, तो मैं यही आपके सामने लिख दे रहा हूँ, समझे, यूज्ड आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फर्स्ट टाइम, ताकि आपको समझ में आए कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फर्स्ट टाइम किस वैज्ञानिक ने दिया या किसने यूज किया। तो आप उसमें टिक कर देंगे थियोफ्रेस्टस। ओके, फादर ऑफ बॉटनी अगर कोई पूछता है तो आप लिख देंगे थियोफ्रेस्टस। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? इसके बाद नेक्स्ट जो थे हमारे, उनका नाम था प्लिनी एंड एंकलर। प्लिनी एंड एंकलर, देखिए प्लिनी और एंकलर जो थे ये भी दो वैज्ञानिक थे। तो इनका क्या योगदान रहा वो हम समझाएंगे। तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को, और इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिया नेचुरलिस। तो हम इसको, इनका क्या योगदान था, इंट्रोड्यूस किया था, इंट्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। पहली चीज, जो जहां से क्वेश्चन अराइज होता है मैं वही कंटेंट आपको समझाऊंगा, एक्स्ट्रा तो आप लोग बुक में से पढ़ सकते हो, ये चीज थोड़ा सा स्पेशल है तो इस पर ध्यान दीजिएगा। एंड इन्होंने जो बुक लिखी थी उस बुक के बारे में आप ध्यान देंगे। उस बुक का जो टाइटल था, उसका टाइटल था हिस्टोरिया नेचुरलिस। तो इन्होंने ये किताब लिखी थी जिसमें इन्होंने ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था। नेक्स्ट हमारे जो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉन रे, ये बहुत अच्छे वैज्ञानिक रहे हैं और इन्होंने टेक्सोनॉमी में अपना बहुत सारा योगदान दिया है। तो मैं आपको बता दूं, जॉन रे जो थे इन्होंने अटेम्प्ट किया था कि जो जीनस और स्पीसीज होती हैं उनके बीच में किस प्रकार से अंतर रखा जाए, तो ये इन्होंने बताया था। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे डिस्टिंग्विश द डिफरेंस बिटवीन जीनस एंड स्पीसीज। ओके, तो जीनस और स्पीसीज में इन्होंने बताया। इसके अलावा इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था हिस्टोरिया जेनेरेलिस एंड प्लेंटेनम। तो इनकी बुक का नाम था हिस्टोरिया जेनेरेलिस प्लेंटेरम। अब देखिए आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये प्लेंटेरम वर्ड क्यों आ रहा है। तो प्लेंटेरम का मतलब क्या है कि प्लांट्स के रिलेशन में था, इसलिए इसको प्लेंटेरम कहा जाता है। समझ में आ रहा है? अब जेनरलिस्ट का मतलब जेनेरा, हिस्टोरिया मतलब हिस्ट्री। तो इन्होंने पौधों के जो जेनेरा थे उनकी हिस्ट्री के संबंध में एक बुक लिखी थी, प्लस इन्होंने जीनस और स्पीसीज के बीच में डिफरेंस को डिफाइन किया था। इसके अलावा इन्होंने एक टर्म दिया था, गिव टर्म स्पीसीज। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि स्पीसीज नाम का जो शब्द है ये सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने दिया। तो उसको देने वाले कौन थे, जॉन रे। क्लियर, ये कई बार नीट एग्जाम में आया हुआ है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो स्पीसीज है ये क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लियर, अगर कोई आपसे पूछता है क्लासिफिकेशन की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप उसमें क्या लिखेंगे, स्पीसीज। समझे? अब जो नेक्स्ट हमारे साइंटिस्ट आते हैं तो उनका नाम है, बहुत वेल नोन साइंटिस्ट हैं, कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस, इनको शॉर्टकट में कार्ल वॉन लिनी भी कहा जाता है। इसके अलावा इनके बहुत सारे निकनेम, जैसे कार्ल वॉन लिनी तो हमने बोल ही दिया है, इनको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है। अब इनका क्या योगदान था तो वो मैं आपको बता दूं, इन्होंने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। क्या दिया था, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो हम लिख देंगे यहाँ पे गिव नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन।
पहला पॉइंट इनका ये है, जिसको आप ढंग से समझ लीजिएगा कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। इसके बाद इन्होंने क्या किया था, फॉलोड बाई, जिसको फॉलो किया गया था न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी इन्होंने फॉलो की थी, प्लस फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन उसको भी इन्होंने फॉलो किया था। इसके अलावा इनको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है। इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का जो सिद्धांत था, जिसमें कि अगर हम किसी भी जीव को उसके नाम से अगर लिखेंगे तो उसमें दो तरह का नाम जोड़ा जाता है, एक जीनस एपिथेट होता है, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट होता है। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर उसको हम कहते हैं। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को देने वाले वैज्ञानिक भी कौन थे, कैरोलस लिनियस। समझ में आया। अब इसके अलावा इन्होंने एक किताब लिखी थी जो बहुत फेमस किताब है, और जितने भी जो टेक्सोनॉमिस्ट होते हैं, मतलब जो क्लासिफिकेशन की स्टडी करने वाले जो होते हैं, उनको टेक्सोनॉमिस्ट कहा जाता है। तो जितने भी टेक्सोनॉमिस्ट होते हैं वो इस किताब को पहले पढ़ते हैं, ठीक है। और उस किताब का नाम है, जो इन्होंने लिखी थी, उस बुक का नाम आप नोट कर लीजिएगा, सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी, ये बहुत फेमस किताब है, हम लोगों ने भी पढ़ी है, सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी के अंदर क्या है, मैं आपको बता दूं, किस तरह से एनिमल्स को या किस तरह से प्लांट्स को उनकी अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, उसका जो सिस्टम डेवलप किया गया है, उसकी जो स्टडी है वो सिस्टेमा नेचुरी में की गई है। समझ में आ रहा है। ये क्या करती है, ये जो बुक है, ये एनिमल्स के जो नॉमेनक्लेचर है, या जो एनिमल का जो एक सिस्टमेटिक्स है, या जो इसकी जो क्लासिफिकेशन है, उसको बहुत इजी बना देती है, समझे। इसलिए कैरोलस लिनियस को यहाँ पे बोला गया फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। अब देखिए ये जो वर्ड निकल के आ रहा है टेक्सोनॉमी, कुछ लोग कहते हैं कि टेक्सोनॉमी क्या है, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन होता है, जिसको हम लोग टैक्सोनॉमी कह देते हैं। लेकिन मैं अभी जब आपको आगे बताऊंगा कि टेक्सोनॉमी की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। ये अभी हम लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ी कि ये हमारा एक हिस्ट्री थी, जो मैंने आपको अभी समझाया कि किस किस तरह से किस किस वैज्ञानिक ने क्लासिफिकेशन में अपना योगदान दिया। ओके, ये तो आपकी समझ में आ गया होगा। तो मेरा मानना ये है कि ये सारे पॉइंट्स आप लोग अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, ताकि इनमें से जो भी क्वेश्चन आपके सामने आता है आप इजीली इसको नीट या बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें आप अटेम्प्ट कर सकें। सही है। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे कि हमारा जो क्लासिफिकेशन है, उस क्लासिफिकेशन को कितनी कैटेगरीज में बांटा गया, और टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन जो होता है वो हमारा कितने प्रकार से होता है। सही है। तो हमारा जो नेक्स्ट रहेगा, तो अभी मैं आपको वही चीज बताने वाला हूँ, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग होगा दैट इज द टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। चलिए देखेंगे। अब जो टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन है, इसको वैज्ञानिकों ने तीन अलग अलग कैटेगरी में बांटा हुआ है। तो पहली जो कैटेगरी है वो है हमारी आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल। दूसरी कैटेगरी है नेचुरल, और तीसरी कैटेगरी है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। समझ में आ गया। तो एक है हमारी आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। अब देखिए जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन होता है, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, इसको हम लोग कहते हैं सेक्सुअल और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको समझ लीजिएगा, इसको हम लोग कहते हैं सेक्सुअल और न्यूमेरिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब देखो इसको ऐसा क्यों बोला गया, मैं आपको बता दूं। दूसरी चीज, इसको देने वाले वैज्ञानिक कौन थे, इसको देने वाले वैज्ञानिक थे लिनियस। हाँ, अभी जो मैंने आपको बताया था फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, जिनको कैरोलस लिनियस कहा जाता है, तो उन्होंने ही आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को स्टार्टिंग में दिया था। इसको सेक्सुअल और न्यूमेरिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सेक्सुअल जो कैरेक्टर्स होते हैं, ये उस पर बेस्ड था। सही है, इसलिए इसका नाम रखा गया आर्टिफिशियल। समझ में आ रहा है। जो आगे चल के इसकी कोई वैल्यू नहीं रही, धीरे धीरे इसको जो एडवांसनेस जब आती गई तो इसको यहाँ से खत्म कर दिया गया।
अब जो दूसरा हमारा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो हमारे फाइलोजेनिक और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पर बेस्ड था। ठीक है, तो हम इसको समझेंगे। जो नेक्स्ट था हमारा वो किस पे बेस्ड था? बेस्ड ऑन फाइलोजेनी एंड। ये फाइलोजेनी का मतलब क्या होता है? यानी देखो इसमें जैनी शब्द आ रहा है, तो जैनी का मतलब क्या है? जेनेटिक्स से रिलेटेड है। तो ये फाइलोजेनी तो है ही, इसके अलावा मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, अब कहोगे कि मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर्स। ये तो स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर्स जो होती है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? मॉर्फोलॉजी। समझ में आ रहा है? तो ये जो बेस था ये किस पर बेस था? नेचुरल क्लासिफिकेशन हमारा बेस्ड ऑन द फाइलोजेनी एंड मॉर्फोलॉजी। ये अब ये किसने दिया था? तो इसको देने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था बेंथम एंड हुकर। उनका नाम था बेंथम एंड हुकर। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को देने वाले वैज्ञानिकों का नाम बताइए, तो उनका नाम था बेंथम एंड हुकर। अब देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जो मैंने लास्ट बताया था आपको, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन जो था ये बेस्ड ऑन था कॉमन इवोल्यूशनरी, जो हमारे पास जो डिसेंट्स थे उन पर बेस्ड था। तो हम लोग इसके बारे में देखेंगे फाइलोजेनेटिक। ये तो ये किस पर बेस्ड था? बेस्ड ऑन कॉमन इवोल्यूशनरी डिसेंट्स, इस पर बेस्ड था। अब देखिए यहाँ एवोल्यूशन की बात आती है, तो हम इसको इतना भी समझ सकते हैं कि जो हमारा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड ऑन एवोल्यूशन। अब देखिए कल मैंने आपको बताया था कि जो लिविंग थिंग्स होती है उनमें एवोल्यूशन होता है। तो अगर हम एवोल्यूशन के हिसाब से अगर एनिमल को क्लासिफाई करते हैं या लिविंग थिंग्स को क्लासिफाई करते हैं तो उसकी स्टडी हम लोग किस में करेंगे? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में। क्लियर? अब इसको देने वाले वैज्ञानिक का इनका भी कोई ना कोई साइंटिस्ट रहा होगा, ये तो आपको भी पता है। तो इनको देने वाले वैज्ञानिक थे एंगलर एंड प्रांटल। किसने दिया था? गिवन बाय एंगलर एंड प्रांटल। ये देखिए जो चीजें मैं अंडरलाइन करता चला जा रहा हूँ, ये चीज आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है कि किसने क्या क्या दिया है, क्योंकि आगे चल के देखिए जब क्वेश्चन आता है तो पूछा जाता है। जैसे ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन लिखा होगा, नेचुरल क्लासिफिकेशन लिखा होगा, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन लिखा होगा, उसके सामने उनके वैज्ञानिकों के नाम लिखे होंगे। ये तो आपको क्या करना है? वो मैचिंग में क्वेश्चन आएगा। ये ए बी का, जैसे ए का बी ऑप्शन है और सेकंड क्वेश्चन का सी है, इसका फोर, इस तरह से आता है। तो मैचिंग वाले क्वेश्चन जो है आजकल बहुत ज्यादा आ रहे हैं नीट में, और बच्चे वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने कैसा, पता नहीं क्या है इसका वो है। तो मैं आपको इसलिए थोड़ा सुविधा कर दे रहा हूँ कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? लेनियस। और ये किस पर बेस्ड था? सेक्सुअल एंड न्यूमेरिकल सिस्टम। ठीक है। दूसरा नेचुरल जो था ये फाइलोजेनी और मॉर्फोलॉजी पे बेस्ड था, प्लस फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन जो था ये एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था। तो जहां तक मेरा मानना है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज अब हमें बात आती है कि बेस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है। देखिए तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेस ऑफ क्लासिफिकेशन। देखिए अब इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे क्योंकि ये बेस क्या होता है। जैसे कोई वैज्ञानिक है, सपोज दैट आप एक वैज्ञानिक हैं और आप कहीं घूमने जाते हैं, आपको वहाँ पे कोई एक अजीब तरीके का एक एनिमल आपको देखने को मिलता है। तो आप उसके बारे में जब स्टडी करेंगे, समझिए, तो उसमें क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए, तब जाके आप उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। सही है? तो जो बेस ऑफ क्लासिफिकेशन है, आजकल जितने भी मॉडर्न टेक्सोनॉमिस्ट हैं, यानी तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, ये यूज किया जाता है, यूज्ड बाय मॉडर्न टेक्सोनॉमिस्ट। टेक्सोनॉमिस्ट तो आपको पता ही है, मैंने आपको बता दिया था पहले कि टेक्सोनॉमिस्ट कौन होते हैं? जो टेक्सोनॉमी स्टडी करते हैं, जो क्लासिफिकेशन में मतलब अपनी जो भूमिका देते हैं उसको टेक्सोनॉमिस्ट कहा जाता है। सही है? तो अब जो बेस ऑफ क्लासिफिकेशन रहा वो क्या क्या कॉन्सेप्ट थे, वो चीज आपको यहाँ से समझ लेनी है। अब देखिए, हाँ वो क्या क्या चीजें हैं तो वो हम आपको बताएंगे। तो पहला इसमें है आपका मॉर्फोलॉजी। समझे? सबसे पहले जब आप किसी भी एनिमल को देखेंगे
तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या स्टडी करना पड़ेगा, मॉर्फोलॉजी। अब ये मॉर्फोलॉजी क्या होता है, देखो मैं आगे लिख दे रहा हूँ, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स। देखिए बायोलॉजी में सबसे बड़ी चीज क्या होती है, मैं आपको बता दूं, बायोलॉजी में सबसे बड़ी चीज होती है टर्म्स का क्लियर होना। क्योंकि बायोलॉजी जितना इजी सब्जेक्ट है उतना ही टफ सब्जेक्ट है। अगर आपको टर्म्स क्लियर होंगे तो बायोलॉजी इजीली समझ में आ जाएगी, अगर आपके टर्म्स क्लियर नहीं है तो बायोलॉजी समझ में आपको नहीं आने वाली, ये ध्यान रखिएगा। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो आप वैज्ञानिक हैं, आपने मुझे देखा तो आप मेरे एक्सटर्नल फीचर्स को देखेंगे, रंग गोरा है, समझे, लौंडा हैंडसम लग रहा है या नहीं लग रहा देखने में, सही है। तो ये सारी चीजें आप देखोगे या नहीं देखोगे, जब आप देखोगे तो इसका मतलब है कि आप मेरी मॉर्फोलॉजी की स्टडी कर रहे हो, सही है। दूसरा होता है एनाटॉमी। अब ये एनाटॉमी क्या है, तो एनाटॉमी होता है स्टडी ऑफ इंटरनल फीचर्स। अब देखिए इंटरनल फीचर्स की बात करते हैं, तो इंटरनल फीचर्स अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे इंटरनल फीचर्स चेक करो तो कर लोगे, बताओ, नहीं कर सकते। इंटरनल फीचर्स का मतलब क्या है, जैसे हमारी बॉडी है, तो हमारी बॉडी में जब हम इसको डिसेक्शन करेंगे, इसको काटेंगे, तो इसके अंदर जो ऑर्गन का सिस्टम है वो किस प्रकार अरेंज हो रखा है, किस कैसे ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हुआ, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो ये सारी चीजें हम लोग इसमें स्टडी करते हैं, इंटरनल फीचर्स मतलब अंदर के ऑर्गन्स की स्टडी जो होती है, समझे, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एनाटॉमी। जब आप एमबीबीएस करने जाएंगे या आप मेडिकल कॉलेज में जब पढ़ने जाएंगे तो आपको फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, ये सारी चीजें पढ़ाई जाती है। इसलिए पढ़ाई जाती है ताकि आप इनको समझ करके अपनी बॉडी को समझ पाएं और आगे अपनी मतलब एक बढ़िया एक अच्छे डॉक्टर आप बन पाए, समझ में आ रहा है। तो एनाटॉमी जो है उसको इंटरनल फीचर्स की स्टडी करने को बोलते हैं, समझ में आया। उसके बाद हमारा आता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, देखिए साइटोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर यानी सेल के स्ट्रक्चर को पढ़ना, समझे। जैसे सेल स्ट्रक्चर, ये मैंने आपको लिविंग थिंग्स का एक करेक्टर बताया था। तो हमें जब तक सेल समझ में नहीं आएगी, जब तक हम सेल को ढंग से नहीं पढ़ पाएंगे, किस तरह की सेल किस एनिमल के अंदर प्रेजेंट है, तब तक हम उसको क्लासीफाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो साइटोलॉजी पढ़ना हमें बहुत जरूरी होता है। साइटोलॉजी के अलावा हमारे पास और क्या आता है, फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी, अब देखिए फिजियोलॉजी क्या होती है, फिजियोलॉजी होती है स्टडी ऑफ लाइफ प्रोसेस। स्टडी ऑफ लाइफ प्रोसेस, देखिए 10th स्टैंडर्ड में एक छोटा सा चैप्टर था लाइफ प्रोसेस, जिसमें हम लोग पढ़ते थे कि हमारी बॉडी में कितने सिस्टम्स होते हैं। तो द ह्यूमन बॉडी कंटेन द 9 to 10 सिस्टम्स। तो 10 सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। तो अभी इन 10 सिस्टम को जब हम लोग पढ़ते हैं, तो जैसे खाना कैसे पचेगा, सांस कैसे ली जाएगी, ब्लड कैसे बॉडी के अंदर फ्लो हो रहा है, बॉडी में से वेस्ट मटेरियल कैसे निकल रहे हैं, हार्मोन्स कैसे काम कर रहे हैं, सो मैनी थिंग्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये हम लोग किस में पढ़ते हैं, लाइफ प्रोसेस में पढ़ते हैं। तो लाइफ प्रोसेस की जो स्टडी होती है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, फिजियोलॉजी, ये। तो मेडिकल साइंस में फिजियोलॉजी और एनाटॉमी, समझे, ये मेन माने जाते हैं, समझ में आया। उसके बाद क्या आता है, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहता है, ऑन्टोजेनी। ऑन्टोजेनी, अब देखिए ऑन्टोजेनी क्या होता है, अब आप कहेंगे ये नया वर्ड आ गया ऑन्टोजेनी। ऑन्टोजेनी का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, समझ में आया, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब देखिए आपको पता है कि जो लाइफ जितनी भी जो लिविंग थिंग्स होती है, तो मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि लिविंग थिंग्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्लियर। तो ये डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होता है, यानी यहां लिख सकते हैं स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑन्टोजेनी। ये देखो एक तरह की कह सकते हो बायोलॉजी की ब्रांच भी है, एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इसके आधार पर ही हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एनिमल को एक अलग स्पेशल कैटेगरी में डालेंगे, इसलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो ऑन्टोजेनी समझ में आ गया। उसके बाद क्या आता है हमारा, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन,
देखिए ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, ये भी लिविंग थिंग्स का एक करेक्टर होता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है स्टडी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म का मल्टीप्लाई होना, मतलब अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना, क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन। सही है। अब जैसे मान के चलो, अगर मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ तो मेरे माँ बाप ने पैदा किया, या आप पैदा हुए तो आपके माँ बाप ने पैदा किया। समझ में आ रहा है? अब हमें जिसने पैदा किया उनको भी किसी ने पैदा किया होगा, फिर उनको जिसने पैदा किया उनको भी किसी ने पैदा किया होगा। तो इसका मतलब ये क्या है कि हम लोग मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मान के चलो किसी एक जगह पे दो पेयर पहुंच जाते हैं, दो पेयर का मतलब हस्बैंड वाइफ एक जगह पहुंचते हैं, अब उनके 5 बच्चे हुए, 5 बच्चों की शादियां होगी, 10 हो गए, फिर 10 के फिर 5 5 हुए, तो आगे चल के हम देखेंगे 50 साल बाद वहां पर पूरा एक गाँव बस जाएगा, या 100 साल बाद वहां पे एक ही पेयर का पूरा एक गांव बस जाता है। तो वो किसकी वजह से हुआ? वो मल्टीप्लीकेशन की वजह से हुआ। और मल्टीप्लीकेशन में हेल्प करने वाला कौन था? रिप्रोडक्शन। समझ में आ रहा है रिप्रोडक्शन? तो रिप्रोडक्शन क्या है? हम ये पढ़ते हैं इसमें कि जो एनिमल्स होते हैं, जैसे कि हमने एनिमल को, मैंने पहले बताया कि अलग अलग कैटेगरी में बांट रखा है, तो वो रिप्रोडक्शन के हिसाब से बांट रखा है। समझ में आया? जैसे गाय भैंसों की एक अलग कैटेगरी है, गधे घोड़े की एक अलग कैटेगरी है, शेर की अलग कैटेगरी है, चीते की अलग कैटेगरी है, हमारी अलग कैटेगरी है। समझे? मक्खियों की अलग कैटेगरी है, मच्छरों की अलग कैटेगरी है। क्योंकि मक्खी जो होती है उसके साथ मच्छर रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, गधे के साथ इंसान रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। समझे? ऐसा संभव है? आप बताइए। समझे? तो जब वो संभव नहीं है, इसका मतलब क्या है कि जो मॉडर्न टेक्सोनोमिस्ट है वो ये भी देखते हैं कि ये जो जीव है ये किसके साथ रिप्रोड्यूस हो सकता है, या इसका नियर अबाउट जो कैटेगरी है वो किसके साथ मैच करेगी, ये चीज वो लोग पढ़ते हैं। ये इसके बाद आता है हमारा फाइलोजेनी। अब देखिए फाइलोजेनी क्या होता है? फाइलोजेनी का मतलब होता है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, यानी स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। देखिए ये पहले भी एक टर्म आ चुका है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बताया था कि जो इवोल्यूशन पे बेस्ड होता है उसको फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन कहते हैं। यहाँ वही वर्ड वापस आ गया, फाइलोजेनी। फाइलोजेनी का मतलब क्या है कि कोई भी एनिमल या कोई भी प्लांट अगर किसी स्थान पर प्रोड्यूस हुआ है तो उसका जो करेक्टर है वो इवोल्यूशन के रूप में देखा जाए तो किस जगह से वो ऑरिजिनेट हुआ होगा। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें, जैसे हम लोग अपने इतिहास की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि साइंस में लिखा हुआ है, मतलब बायोलॉजी में लिखा हुआ है कि मनुष्य की जो उत्पत्ति है वो एक श्रूज से हुई है। श्रूज जानते हो, छछोंदा जैसा जानवर होता है, उससे हुई है। धीरे धीरे इवोल्यूशन चेंज होता गया, फिर एप्स बने, फिर प्राइमेट्स बने, तो ये सारी चीजें हम लोग अलग अलग कैटेगरी में डालते चले गए, एट लास्ट मोमेंट हमारा ऑरिजिनेशन हो गया। ठीक है? तो वो क्या था हमारा? वो हमारी फाइलोजेनी थी। समझे? अब फाइलोजेनी के अलावा हम लोग यहाँ पे और चीज पढ़ेंगे, इथोलॉजी। अब देखिए ये इथोलॉजी क्या होती है? इथोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ बिहेवियर, स्टडी ऑफ बिहेवियर। अब देखिए स्टडी ऑफ बिहेवियर क्या है, ये आप जानते हो अच्छी तरह से। हम जो व्यवहार करते हैं, हम एक सामाजिक प्राणी हैं, तो हमारा जो बिहेवियर होता है, समझे, उसको हम लोग इथोलॉजी बोलते हैं। समझे? अब जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपने मान चलो कोई जानवर अपने घर में पाल रखा है, तो आप उसका बिहेवियर देख सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपने घर में भेड़, बकरी, गाय, ऊंट या जो पालतू जानवर है उन्हीं को क्यों पालते हैं? अगर मैं आपसे कहूँ साहब जंगल में से शेर लेके आओ, शेर पाल के दिखाओ, समझे, शेरनी का दूध पियो, भेड़ का दूध क्यों पी रहे हो? समझे? तो क्यों नहीं हम उसको पाल सकते? क्योंकि उसका जो बिहेवियर है थोड़ा सा अटैक, कह सकते हो कि अटैकिंग मोड वाला है। समझे? हम इसलिए उसको डरते हैं, उसको नहीं पालते। हम केवल उन्हीं जानवरों को पालते हैं जिनका बिहेवियर हमसे थोड़ा सा मैच करता है। जैसे हम लोग सामान्य रहते हैं, ऐसे ही वो जानवर हमारे ऊपर कोई अटैक ना करे, हमारे बच्चों को कोई हानि ना पहुंचाए, तो हम ऐसे जानवरों को पालते हैं। तो इसकी जो स्टडी होती है उसको भी हम लोग किस में लेंगे? वो क्लासिफिकेशन में ही काउंट की जाती है। ओके? अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा इसी में आता है वो है हमारी बायोकेमिस्ट्री।
बायो केमिस्ट्री। अब देखिए ये बायोकेमिस्ट्री क्या होती है। बायोकेमिस्ट्री का मतलब होता है स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल या टिश्यू। तो सेल या टिश्यू के अंदर जो केमिकल कंपोजिशन किस तरह का है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारी बॉडी का जो निर्माण है वो केमिस्ट्री से हुआ है, केमिकल से हुआ है। तो उनकी जो स्टडी होती है उसको हम लोग बायोकेमिस्ट्री बोल देते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री हर एक बॉडी की अलग अलग है। जैसे अगर हम बात करें कि हमें जानवरों का खून क्यों नहीं लिया जा सकता, भाई इतने जानवर हैं प्रकृति में, तो जब किसी मनुष्य को ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है तो हमने देखा होगा कि हम किसी मनुष्य को ही ब्लड दे सकता है, प्लस उसमें भी फिर अलग अलग ब्लड की कैटेगरीज हो जाती है। समझे? तो आप जरा सोचो कि मनुष्य को किसी जानवर का ब्लड क्यों नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उसकी बायोकेमिस्ट्री अलग है। इसलिए हमने जानवरों को अलग कैटेगरी में रखा, मनुष्यों को अलग कैटेगरी में रखा, फिर मनुष्यों के अंदर भी ब्लड की कैटेगरी बना दी कि ए पॉजिटिव ब्लड है, बी पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव है, या ओ पॉजिटिव है, या नेगेटिव है। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं वो बायोकेमिस्ट्री में आ जाता है, सही है, ताकि हमारा क्लासिफिकेशन इजी हो जाता है उस चीज से। उसके बाद हमारी आती है होमोलॉजी। अब देखिए ये होमोलॉजी क्या है, जी इसको थोड़ा सा हम समझेंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा होमोलॉगस ऑर्गन्स, तो होमोलॉगस ऑर्गन्स कौन से होते हैं, समझे, जो फंक्शनली सिमिलर होते हैं, जी फंक्शनली सिमिलर। और अगर ऑरिजिन की बात करें तो ऑरिजिन उनकी मतलब फंक्शन में सिमिलर होते हैं, ऑरिजिन में अलग अलग होते हैं, तो उसको हम लोग होमोलॉगस ऑर्गन बोलते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग वही पढ़ते हैं, द रिलेशनशिप ऑफ फंक्शनली सिमिलर स्ट्रक्चर इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। समझ में आ रहा है? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे अगर इसकी डेफिनेशन देखेंगे, रिलेशनशिप ऑफ फंक्शनली सिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। समझ में आ रहा है? तो जितने भी बॉडी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी में कोई ना कोई स्ट्रक्चर तो ऐसा होता है जो किसी दूसरे स्पीसीज के एनिमल से मैच कर जाता है, तो उसकी स्टडी को हम लोग क्या बोल देते हैं, होमोलॉजी, सही है। तो मैंने अभी आपको बताया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 पॉइंट ऐसे हैं कि अगर हम इनकी स्टडी कर लेते हैं तो हमें किसी भी एनिमल के बारे में ये पता चल जाता है कि इसको कहाँ पे रखा जाना चाहिए, समझे। मैं इसलिए आपको समझा रहा था कि अगर हम इनको सबको पढ़ लें, इनको सबको किसी एनिमल के अंदर देख लें, तो हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि इस एनिमल को किस कैटेगरी में रखा जाए। क्लियर? चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए कि क्या किस तरह से क्लासीफाई हमने किया। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हम पढ़ेंगे यहाँ से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडवांटेज ऑफ क्लासिफिकेशन। ये तो एडवांटेज ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, ये आप समझते हो, हिंदी में इसे कहते हैं क्लासिफिकेशन का महत्व। यानी हम लोग किसी चीज को क्लासिफाई कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इसकी हमें क्या रिक्वायरमेंट है। तो हम बोलेंगे एडवांटेज ऑफ क्लासिफिकेशन। अब देखिए एडवांटेज ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है। जैसे मैं अभी आपके पूछने लग जाऊं कि आपको क्लासिफिकेशन की क्या जरूरत है, समझे, तो आप कहेंगे नहीं सर बिना क्लासिफिकेशन को तो कुछ हो ही नहीं सकता, समझे। तो क्लासिफिकेशन का एडवांटेज क्या है, सबसे पहली बात इसमें क्या चीजें होती है, पहली चीज इसमें क्या होती है वो मैं आपको बता दूं, इसमें डिस्कवरी ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, ये इसमें हेल्प करता है। क्या करता है? हेल्प करता है। यानी जो भी नए नए ऑर्गेनिज्म की हम लोग डिस्कवरी करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको समझा रहा था कि अगर आप कहीं घूमने जाते हैं और वहां पे आपको कोई कीड़ा या कोई छोटी सी चीज आपको मिल जाती है, तो आप उसके बारे में बड़ा गौर से देखेंगे, बोले यार ये तो मैंने कहीं देखा है, बड़ा अजीब सा है, समझे। अब फिर आप जब उसकी स्टडी कर रहे होते हो, अगर आप बायोलॉजिकल फील्ड से हो, एक बायोलॉजिस्ट हो, आप उसकी स्टडी कर रहे हो, तो आपको उसे क्लासीफाई करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। तो उसको हम लोग डिस्कवरी ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, मतलब हमने एक नई ऑर्गेनिज्म को खोज लिया है, उसमें हमारा क्लासिफिकेशन क्या करता है, हेल्प करता है। क्लियर? तो यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, नहीं है, चलिए
अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है कन्वीनियंस ऑफ स्टडी। कन्वीनियंस ऑफ स्टडी, यानी ये जो स्टडी किसकी होती है, ऑर्गेनिज्म की, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। कन्वीनियंस का मतलब क्या होता है, सिंपल बना देना, यानी ये किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्टडी को सिंपल बना देता है, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। समझ में आ रहा है। इसके बाद क्या करता है, एंड आगे देखिए, प्रोवाइड नॉलेज ऑफ एवोल्यूशनरी या फाइलोजेनेटिक करेक्टर, फाइलोजेनेटिक करेक्टर्स। समझ में आ रहा है, यानी ये क्या करता है, जो फाइलोजेनेटिक करेक्टर्स होते हैं, जो इवोल्यूशनरी चेंजेस आते हैं, उसमें क्या क्या चेंज आया, कैसे एक नई स्पीसीज बन रही है, तो उसके बारे में ये हमको नॉलेज प्रोवाइड कर देता है। ये इसका एक यूज है, क्योंकि अगर जब हमें ये पता नहीं होगा कि हमारी उत्पत्ति कैसे हुई है या हमारे पूर्वज कैसे थे, ये तो हम मतलब ही नहीं है कि अपने आप को ही क्लासीफाई कर पाए। समझे? तो जब भी हम किसी ऑर्गेनिज्म को पढ़ते हैं तो उसकी पहले हमें बैक हिस्ट्री जाननी पड़ती है कि इसके क्या क्या कैरेक्टर्स किस किस से मैच कर रहे हैं, इसको किस कैटेगरी में रखा जाए। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो हमारे पास किस में आ जाती हैं, यानी फाइलोजेनेटिक यानी इवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स के बारे में। तो ये उसको इजी बना देता है, हमको इसके बारे में नॉलेज प्रोवाइड करता है, प्लस इसकी रिलेशनशिप बताता है। तो ये कह रहे हैं प्रोवाइड नॉलेज ऑफ द फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर्स एंड प्रोवाइड नॉलेज ऑफ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इसको रिलेशनशिप भी हम लोग कह सकते हैं, यानी हमें रिलेशनशिप भी प्रोवाइड करता है। अब इसके अलावा क्या है, इसके अलावा और कहाँ हेल्प करता है, ये हमारी हेल्प करता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखिए ऑर्गेनिज्म मैंने आपको बताया था, पहले हमारी वीडियो जो थी उसमें बताया था ऑर्गेनिज्म क्या होता है, तो जिसमें ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है उसको ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इसको हिंदी में जीव कहा जाता है, जंतु कहा जाता है, जीव जंतु। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने में ये जो क्लासिफिकेशन होता है वो हमारी हेल्प करता है। समझ में आ गया यहाँ तक। चलिए अब देखिए ये एडवांटेज हो गया, अब इसका डिसएडवांटेज तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि डिसएडवांटेज इसलिए नहीं है क्योंकि अगर हमें किसी भी एनिमल के बारे में स्टडी करना है, किसी प्लांट के बारे में स्टडी करना है या किसी भी लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करना है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब तक हम उसके बेस को नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम उसकी ये चीज नहीं पढ़ेंगे कि ये कहाँ से निकला होगा, थोड़ा इसमें दूरदर्शिता आपको चाहिए होगी। ये तो जब तक हम उसकी बेसिक चीजों को नहीं पढ़ते हैं तब तक हम उसको कहीं भी नहीं रख सकते। समझे? तो बायोलॉजी अगर आपको इजी बनानी है, एकदम सिंपल तरीके से आपको समझ में आया है, कुछ ऐसा आपको बायोलॉजी के अंदर अपने अंदर डेवलप करना है, तो आपका बेस्ट ये है कि आप जब भी किसी चीज के बारे में स्टडी कर रहे हो तो आपको दिमाग में इमेजिन करना पड़ेगा कि ये हो सकता है यहाँ से निकला हो। समझ में आ रहा है। जब तक आप उसके आप उस कह सकते हो उस लिविंग थिंग्स के अंदर खो जाइए पूरी तरह से, उसके अंदर घुस जाइए, तब आपको समझ में आने लगेगा और फिर आपको इतनी इजी लगेगी बायोलॉजी पढ़ने में कि आप सोचोगे अरे वाह सर क्या चीज़ है, ये तो बहुत इजी सब्जेक्ट है। ठीक है? बहुत सारे बच्चे इस चीज़ से डरते हैं। चलिए हम उस टॉपिक पे बाद में बात करेंगे। तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, तो ये हमने थोड़ा सा ये यूज़ हमने आपको बता दिए, एडवांटेज बता दिए। हालांकि इसकी बहुत सारे एडवांटेज और भी हैं, जैसे कि ये हमें जेनेटिक रिलेशनशिप में भी मदद करता है कि जेनेटिकली कौन सा एनिमल किस एनिमल से सिमिलरिटी शो करता है, उसमें भी हेल्प करता है। ये एनालॉजिकल एम्ब्रालॉजिकल स्टडी में भी हेल्प करता है, प्लस बायोटेक्नोलॉजिकल या माइक्रोबायोलॉजिकल स्टडी में भी हमारी हेल्प करता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, वो तो आप डिटेल में जब पढ़ोगे तो बहुत सारा है इसमें, मतलब क्लासिफिकेशन ही क्लासिक, मतलब एडवांटेज ही एडवांटेज है इसका, डिसएडवांटेज कुछ भी नहीं। समझ में आ रहा है यहाँ तक। चलिए तो हमारा यहाँ से देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो है टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी। अब देखिए ये जो टेक्सोनोमी है थोड़ा सा अलग वर्ड है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था क्लासिफिकेशन को टेक्सोनोमी नहीं कहा जाता है। टेक्सोनोमी क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ नोमेनक्लेचर
देखिए मेरे साथ समझ के चलिएगा, इसको क्या बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। क्लियर? तो मैं अभी लिख दे रहा हूं, इसको नहीं समझ में आ रहा हूं, इसको क्या बोलेंगे, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ये पहला वर्ड है इसका, इसी सिस्टम से आप याद करिएगा। आइडेंटिफिकेशन मतलब पहला वर्ड। ये क्वेश्चन आता है नीट में, कई बार पूछा गया है कि किसी भी टेक्सोन का जो पहला पॉइंट होता है वो क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन के बाद दूसरा पॉइंट क्या होता है, नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है हिंदी में, नामकरण। यानी पहले आपको किसी भी एनिमल को या किसी भी प्लांट को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद उसकी नामकरण करना पड़ेगा, एंड क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब हिंदी में से कहते हैं वर्गीकरण। फिर उसको वर्गीकरण करना पड़ेगा, मतलब कहाँ पे रखा जाए। इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी। इसको हम लोग क्या कहेंगे, टेक्सोनॉमी कहेंगे। बहुत इजी लैंग्वेज है, बताओ क्या है इसमें, आपको सिंपली याद हो गया होगा, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है नीट का, तो नीट का क्वेश्चन ऐसे बनता है कि कौन सा सीक्वेंस सही है। तो सीक्वेंस में पहला आएगा आइडेंटिफिकेशन, दूसरा आएगा नॉमेनक्लेचर, तीसरा आएगा क्लासिफिकेशन। अगर इस तरह का सीक्वेंस बना हुआ है तो आप समझ लीजिएगा कि ये क्वेश्चन हमारा सही है। समझ में आया? तो पहले क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन, फिर क्या करना है, नॉमेनक्लेचर, फिर क्या करना है, क्लासिफिकेशन। सही है? शॉर्टकट में अगर आपको याद करना है, INC। समझ में आ रहा है? अगले अगले वाली जो वर्ड है उनको आप याद कर लीजिए, सिंपली समझ में आ जाएगा कि इसको टेक्सोनॉमी कहा जाता है। सही है? अब देखिए जो टर्म टेक्सोनॉमी है, तो यहां से मैं आपको समझाता हूं, द टर्म, टर्म का मतलब होता है शब्द। टेक्सोनॉमी वॉज गिवन बाई, अब देखिए यहाँ पे ये टेक्सोनॉमी नाम का जो शब्द है ये किस इंसान ने दिया होगा, तो उस इंसान का नाम था APD कंडोली। APD कंडोली ये वैज्ञानिक थे जिन्होंने टेक्सोनॉमी नाम का शब्द दिया था। अब ये तो हमारी समझ में चलो आ गया। अब दूसरी बात ये है कि जो टेक्सोनॉमी होती है तो यहाँ से एक और वर्ड निकल के आता है आगे चल के, टेक्सोन। अब देखिए इस टेक्सोन की परिभाषा हम लिखेंगे कि टेक्सोनॉम क्या होता है। टेक्सोन का मतलब क्या है, टेक्सोनॉम का मतलब होता है द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन विच रिप्रेजेंट, समझ में आ रहा है, द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन विच रिप्रेजेंट अ रैंक कॉल्ड टेक्सोन। नहीं, तो टेक्सोन किसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन दैट रिप्रेजेंट अ रैंक, जो एक रैंक को रिप्रेजेंट करता है उसको हम लोग क्या बोलते थे, टेक्सोन। आपका होगा कि ये रैंक कौन सी चीज आ गई, तो देखिए रैंक क्या होती है, जैसे आपने पढ़ा होगा फाइलम। फाइलम का मतलब क्या होता है हिंदी में, संघ। जेनेरा पढ़ा होगा आपने, ऑर्डर पढ़ा होगा आपने, फैमिली पढ़ी होगी। तो ये जो टेक्सोनॉमिकल हायरार्की जो होती है, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट आने वाला है, उसी को हम समझाएंगे पहले आपको। तो ये जो वर्ड हमने यूज कर रखे हैं यहाँ पे, इन सारे वर्ड को क्या बोलते हैं, टेक्सोन बोलते हैं। ये इनको रैंक जो हमने दे रखी है इसको टेक्सोन कहा जाता है। अब इन रैंक्स की जो स्टडी होती है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, टेक्सोनॉमी कह देते हैं। सही है? इसलिए साइंटिस्टों ने कहा कि द स्टडी ऑफ टेक्सोनॉमी इज कॉल्ड, सॉरी गलत बोल रहा हूँ, द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी। अब समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ये तो हम लोग यहाँ से एक पॉइंट और ले सकते हैं, द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी। देखिए ये भी पूछा जाता है टेक्सोनॉमी, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किनको कहा जाता है। तो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी बताइए किन्हें कहा जाता है, कैरोलस लिनियस को। समझ में आया? ये मैं दोबारा रिपीट किया आपके लिए, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसे कहते हैं। अब देखिए ये जो टेक्सोनॉमी बनाई गई है, तो इस टेक्सोनॉमी में मैं आपको बताता हूँ कि इस टेक्सोनॉमी की कितनी ब्रांचेस हैं।
ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि ये जो टेक्सोनॉमी है इसको भी ब्रांच में बांट दिया गया। अब देखिए वो कौन कौन सी ब्रांच होंगी, बहुत इजीली आपको शॉर्टकट तरीके से मैं समझाऊंगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए। केवल एक हिंदी की तरह से इसको आप समझ के चलिएगा, सही है। तो सबसे पहली जो हमने टेक्सोनॉमी यहाँ पे रखी जी, तो हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग हुआ वो होगा ब्रांचेस ऑफ टेक्सोनॉमी। देखिए सबसे पहले, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मॉर्फोटेक्सोनॉमी। मॉर्फोटेक्सोनॉमी, अब देखिए ये मॉर्फोटेक्सोनॉमी क्या होता है, हम इसको समझेंगे। मॉर्फो का मतलब क्या है, मॉर्फोलॉजी, ये तो स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म। मॉर्फोलॉजी समझ में आ गया होगा, अभी पढ़ा चुका हूँ थोड़ी देर पहले ही, मैंने आपको बता दिया था मॉर्फोलॉजी क्या होती है। तो स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम लोग मॉर्फोटेक्सोनॉमी कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान के चलो एक जगह पे चार छह अलग अलग प्रजातियों के जानवर कहीं घास खा रहे हैं, तो आप कहोगे साहब ये तो ऊँट है, ये बकरी है, ये भेड़ है, ये गधा है, ये गाय है, ये भैंस है, तो आपने कैसे कह दिया, बताओ कैसे कह दिया। इसका मतलब क्या है, हमने क्या देखा कि ऊँट ऐसा होता है, मतलब उसकी मॉर्फोलॉजी देख ली, भैंस ऐसी होती है वो मॉर्फोलॉजी देख ली, सही है, तभी तो आप कह रहे हो अलग अलग है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मॉर्फोलॉजी टेक्सोनॉमी। बहुत इजी है, समझ में आ रहा होगा। दूसरा क्या आता है, नेचुरल टेक्सोनॉमी। नेचुरल टेक्सोनॉमी, अब देखिए नेचुरल टेक्सोनॉमी क्या होता है। अब हम बात करेंगे नेचुरल, अब एक वर्ड जुड़ गया नेचुरल टेक्सोनॉमी, इसका मतलब क्या है, नेचुरल सिमिलरिटीज। तो इसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, नेचुरल सिमिलरिटीज अमोंग ऑर्गेनिज्म, समझ में आ रहा है। तो स्टडी ऑफ नेचुरल सिमिलरिटीज ऑफ, समझे, या अमोंग, अमोंग का मतलब बहुत सारे जानवर, अमोंग ऑर्गेनिज्म, यानी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के बीच में नेचुरल सिमिलरिटीज क्या है, उसके हिसाब से उनको अलग अलग रखना क्या कहलाता है, नेचुरल टेक्सोनॉमी। अब जो नेक्स्ट टर्म आता है हमारा, कीमोटेक्सोनॉमी। अब देखिए ये कीमोटेक्सोनॉमी क्या होती है, अब तुम कहोगे कीमो मतलब केमिकल, समझे, तो प्रेजेंस ऑफ केमिकल, समझे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ प्रेजेंस ऑफ केमिकल इन सेल एंड टिश्यू, समझे, अगर इनके आधार पर देखा जाए तो उसको कीमोटेक्सोनॉमी कहा जाए। अब इसके अलावा और कौन सी टेक्सोनॉमी आ जाती है, तो उसको बोलते हैं न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। क्या बोलेंगे, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। समझ में आ रहा, नहीं आ रहा, तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी किसको बोलेंगे, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी का मतलब होता है द नंबर ऑफ शेयर्ड कैरेक्टर ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म, समझे, समझ में आ रहा है, नंबर ऑफ शेयर्ड कैरेक्टर ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब क्या है, द स्टडी ऑफ नंबर ऑफ शेयर्ड कैरेक्टर ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म, यानी जितने भी जानवर होते हैं अलग अलग प्रकार के जानवर, उनमें शेयर्ड कैरेक्टर क्या है, शेयर्ड का मतलब कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो आपस में सिमिलरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कैरेक्टर सारे नोट कर लो, साहब इतने कैरेक्टर ये मैच कर रहे हैं, इतने कैरेक्टर ये मैच कर रहे हैं, तो उनकी मतलब वो गिनती नोट कर ली, तो उसको क्या बोलेंगे, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। समझ में आ रहा है, क्लियर सबका, चलिए। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कैरियो टेक्सोनॉमी। अब देखिए एक वर्ड जुड़ गया कैरियो, कैरियो का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम्स, सही है। तो यहां से क्या पढ़ेंगे हम लोग, द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म।
यानी जितने भी अलग अलग प्रकार के जो जानवर होते हैं उनके अंदर जो सेल होती है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है और उनके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो पाए जाते हैं, तो उन सब की स्टडी करना, इसके हिसाब से फिर उनको अलग अलग कैटेगराइज करना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर हम चिंपैंजी की बात करें तो चिंपैंजी के अंदर 48 क्रोमोसोम्स होते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि साहब हमारी शादी चिंपैंजी से हो जाएगी, समझे, या चिंपैंजी बहू लेके आनी है, अगर तुम में से किसी को लानी हो बता दो, समझे जी। तो चिंपैंजी तो नहीं ला सकते। अगर चिंपैंजी शादी करने जाओगे तो बहू कैसी आएगी, जरा सोचो बेटा, समझे, और फिर बच्चा कैसे पैदा होंगे तुम्हारे, ये सोचो, समझे। तो वो क्या है, उसकी जो स्टडी हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हमारा और चिंपैंजी का क्रोमोसोम नंबर मैच नहीं करता, और अगर क्रोमोसोम नंबर मैच नहीं कर रहा है तो हम चिंपैंजी से शादी नहीं कर सकते। इसलिए हमने कैरियोटैक्सोनॉमी का वो किया कि हम केवल अपने क्रोमोसोम भी हमें देखने पड़ेंगे, सही है। इसके बाद और क्या सॉरी, इसके बाद क्या आता है, फिर हम पढ़ते हैं क्लासिकल टेक्सोनॉमी। अब देखिए क्लासिकल टेक्सोनॉमी क्या होती है। क्लासिकल टेक्सोनॉमी ढंग से पढ़ा लेना बेटा, एक एक पॉइंट काम का है ये, समझे। क्लासिकल टेक्सोनॉमी का मतलब क्या है, क्लासिकल टेक्सोनॉमी हम किसको बोल देते हैं, इसका मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजिकल ट्रेड्स। इससे क्या बोलेंगे, स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट। ट्रेट का मतलब क्या होता है बताओ, ट्रेट का मतलब होता है करेक्टर या गुण, प्रॉपर्टी, समझे। अब देखो एक वर्ड यहाँ पे भी आ गया, स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी, लेकिन वो मॉर्फोलॉजी की स्टडी थी, यहाँ पे मॉर्फोलॉजी ट्रेट है। ट्रेट का मतलब होता है कि अगर किसी जानवर के कितने मॉर्फोलॉजी करेक्टर जो हैं वो दूसरे जानवर से मैच कर रहे हैं, वो हमारा मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट जो बोला जाता है, समझे। उसको हम लोग बोलते हैं क्लासिकल टेक्सोनॉमी। समझ में आ रहा है, क्लासिकल टेक्सोनॉमी किसे बोलेंगे, क्लासिकल टेक्सोनॉमी का मतलब होगा कि मॉर्फोलॉजी के जितने भी कैरेक्टर्स आपस में मैच कर रहे हैं उनके गुणों का अध्ययन करना क्लासिकल टेक्सोनॉमी बोला जाएगा। अब इसके बाद क्या आएगा, देखिए भाई साहब, अब आता है हमारा एक्सपेरिमेंटल टेक्सोनॉमी। एक्सपेरिमेंटल टेक्सोनॉमी, अब देखिए एक्सपेरिमेंटल क्या होती है। जैसे आपको पता है कि बायोलॉजी हो या केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, उसमें एक्सपेरिमेंट करना जरूरी होता है, और बिना एक्सपेरिमेंट को समझ में नहीं आता। तो जो एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ जेनेटिक जो इंटर रिलेशनशिप होती है उसकी स्टडी की जाती है इसमें। तो क्या लिखेंगे, स्टडी ऑफ एक्सपेरिमेंटल क्या बोलेंगे इसमें, स्टडी ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ, किसके बारे में अध्ययन करना है, जेनेटिक इंटर रिलेशन ऑफ जेनेटिक इंटर रिलेशन, यानी जेनेटिक रूप से हमारे करेक्टर जो है वो किस एनिमल से मैच कर रहे हैं या किस स्पीसीज के एनिमल से मैच कर रहे हैं, उनका एक्सपेरिमेंट करना और फिर उनको कैटेगराइज करना क्या कहलाता है, एक्सपेरिमेंटल टेक्सोनॉमी। समझ में आया। अब इसके बाद क्या आता है भाई साहब, इसके बाद आती है हमारी साइटोटेक्सोनॉमी, फिर आती है साइटोटेक्सोनॉमी। देखो साइटो शब्द का मतलब है सेल, समझे। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, द स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, यानी अब सेल स्ट्रक्चर के हिसाब से अलग अलग करो, समझे, तो साइटोटेक्सोनॉमी बन जाएगी। अब फिर आता है फाइलोजेनेटिक टेक्सोनॉमी, फाइलोजेनेटिक टेक्सोनॉमी। अब देखिए फाइलोजेनेटिक टेक्सोनॉमी क्या होती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है इवोल्यूशनरी, समझे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ स्टडी किसकी की जाती है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ द स्पीसीज, समझ में। तो ये इतनी सारी ब्रांचेस होती हैं टैक्सोनॉमी की, जहाँ पे हमें ये सारी चीजें पढ़नी होती हैं, क्लियर। अब आपको टैक्सोनॉमी अगर समझ में आ गया हो जी, तो हम आगे बढ़ते हैं, सही है। चलिए, तो टैक्सोनॉमी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये सारी चीजें हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें आगे चल के जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करेंगे तो वो हमारे लिए बहुत इजी होना चाहिए, समझे? और आई होप मैं समझता हूँ कि आपके सबकी समझ में ढंग से आ रहा होगा, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, समझे।
अब देखिए ये जो टेक्सोनॉमी है, टेक्सोनॉमी के बाद हम लोग पढ़ेंगे अगला जो हमारा हेडिंग आएगा, दैट इज नोन एज द सिस्टमेटिक। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक। अब देखिए सिस्टमेटिक्स क्या होता है। नेक्स्ट हेडिंग है सिस्टेमेटिक्स। अब देखिए हम इसको पढ़ेंगे, अभी हमने टेक्सोनॉमी के बारे में पढ़ रखा था। तो सिस्टमेटिक क्या है, ये एक तरह की साइंस होती है, समझे? या कह सकते हो ब्रांच ऑफ साइंस होती है जो डील करती है किसको, नॉमेनक्लेचर को, क्लासिफिकेशन को, आइडेंटिफिकेशन को एंड एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को। समझ में आ रहा है, क्लियर? तो किसको डील करेगी, ये डील करती है किसको, डील्स विद, अभी मैंने आपको बताया था किस किस को डील करती है, नॉमेनक्लेचर यानी पहले बता दिया था नामकरण, आइडेंटिफिकेशन यानी वर्ग पहचान करना, सही है। उसके बाद किसको डील करती है, क्लासिफिकेशन को, सही है। और किसको डील करती है, एंड फाइलो जेनेटिक करेक्टर को। देखिए अभी आपको समझ में आ गया होगा टेक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक्स में थोड़ा सा अंतर है। टेक्सोनॉमी में केवल क्या चीज आ रही थी, नॉमेनक्लेचर आ रही थी, आइडेंटिफिकेशन आ रही थी, क्लासिफिकेशन आ रहा था, ये 3 चीजें आ रही थी। लेकिन इसमें एक चीज और एक्स्ट्रा जुड़ जाती है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टमेटिक्स। ये तो अगर हम इन सबको डील करते हैं, इनके इनको देखते हैं, तब जाके हमें समझ में आएगा कि सिस्टमेटिक्स क्या होता है। क्लियर? अब देखिए जो सिस्टमेटिक्स होती है, तो सिस्टमेटिक को हम लोग किस तरह से अध्ययन करेंगे, समझे? तो यहां से हमें पढ़ना होगा कि हम किस तरह से सिस्टमेटिक को कंटिन्यू कर सकते हैं। क्लियर? तो अब जो सिस्टमेटिक है, अब देखिए इसके बाद हमारा आता है यहां से